इलेक्शन कमीशन ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित कर दी है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने जब सीएम बघेल को लेकर कहा कि वो बैठक के दौरान वीडियो गेम खेल रहे थे, तो बघेल ने मालवीय पर जमकर निशाना साधा। तो क्या कहा है भूपेश बघेल ने, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस की तरफ से बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। इस बीच सीएम बघेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कैंडी क्रश खेलते हुए नजर आ रही हैं। हालांकि वीडियो कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक से पहले का है, लेकिन वीडियो वायरल होते ही बीजेपी ने सीएम बघेल को घेर लिया, जिसके बाद सोशल मीडिया एक्स पर भूपेश बघेल ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। सीएम बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पहले भाजपा को ऐतराज था कि मैं गेड़ी क्यों चढ़ता हूँ, भौरा क्यों चलाता हूँ, गिल्ली डंडा क्यों खेलता हूँ, प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक क्यों हो रही है। कल एक बैठक से पहले फोटो मिल गई जिसमें मैं कैंडी क्रश खेल रहा हूं। अब भाजपा को उस पर भी ऐतराज है। दरअसल उनको मेरे होने पर ही ऐतराज है, पर ये तो छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो तय करते हैं कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। मैं गेड़ी भी चढ़ूंगा, गिल्ली डंडा भी खेलूंगा, कैंडी क्रश भी खेलूंगा, मेरा फेवरेट है। ठीक ठाक लेवल पार भी कर लिया है, वो भी जारी रहेगा। बाकी छत्तीसगढ़ को पता है कि किसे आशीर्वाद देना है। दरअसल बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी निश्चिंत हैं। उन्हें पता है कि कितनी भी माथापच्ची कर ले, सरकार तो आनी नहीं है। शायद इसलिए कांग्रेस के प्रत्याशी चयन से संबंधित बैठक में ध्यान देने के बजाय उन्होंने कैंडी क्रश खेलना उचित समझा। अमित मालवीय ने इस दौरान बघेल का एक फोटो भी शेयर किया था, जिसके बाद सीएम बघेल ने बीजेपी आईटी सेल प्रमुख को करारा जवाब देते हुए उनकी बोलती बंद कर दी है। 5 राज्यों में से 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता की सीढ़ी SC/ST मतदाता हैं। तीनों ही राज्यों में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी को इन वर्गों की वोट चाहिए और इसके लिए सुरक्षित सीटों का तिलिस्म भी तोड़ना होगा। पिछले चुनाव में इन सीटों पर बुरे प्रदर्शन ने पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया था और कांग्रेस सत्ता में लौटी थी। तो क्या इस बार भी बीजेपी को इन सीटों पर हार का ही मुंह देखना पड़ेगा? क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव की कुल 520 सीटें हैं। इनमें से करीब 35% यानी कि 180 सीटें SC/ST उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित हैं। बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी इनमें से 1/3 से भी कम सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। साल 2013 के चुनाव में सुरक्षित सीटें ही बीजेपी की ताकत थी, लेकिन 2018 के चुनाव में एमपी में बीजेपी को सुरक्षित सीटों पर बुरे प्रदर्शन की कीमत सत्ता गंवाकर चुकानी पड़ी थी। राज्य में सुरक्षित सीटों की संख्या 82 है। बीजेपी को इनमें से महज 25 सीटें मिली थी, जबकि 2013 के चुनाव में पार्टी को 53 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 2013 की तुलना में 28 सीटों का फायदा हुआ था। पार्टी को 82 में से 40 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी की जीती हुई सीटों की संख्या बीते चुनाव के मुकाबले करीब आधी रह गई थी, जबकि कांग्रेस की जीती सीटों की संख्या 12 से बढ़कर 40 हो गई थी। बीजेपी को 2013 के चुनाव के मुकाबले 2018 में सुरक्षित सीटों के मामले में छत्तीसगढ़ में बड़ा झटका लगा था। राज्य में SC और ST सुरक्षित सीटों की संख्या 39 है। पार्टी को इनमें से महज 6 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी, जबकि साल 2013 में बीजेपी को SC सुरक्षित 10 में से 9 सीटें मिली थी, जो 2018 में घटकर 2 रह गई। इसी तरह पार्टी को ST सुरक्षित 29 में से महज 4 सीटें मिली थी। सुरक्षित सीटों पर बुरे प्रदर्शन के कारण कांग्रेस को राज्य में 3/4 बहुमत हासिल हुआ। राजस्थान में ST सुरक्षित 25 और SC सुरक्षित 34 सीटें हैं। साल 2013 के चुनाव में बीजेपी ने SC सुरक्षित 34 में से 32 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। हालांकि बीते चुनाव में ये संख्या घटकर 11 हो गई। वहीं कांग्रेस, जिसे 2013 में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी, उसने 2018 में 21 सीटों पर जीत दर्ज की। ST सुरक्षित सीटों पर कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ी थी। बीजेपी को 2013 के चुनाव के मुकाबले 13 की जगह 10 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 7 की जगह 13 सीटें जीती थी। इस चुनाव में इन सुरक्षित सीटों में एक बार फिर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, वहीं बीजेपी बेदम है। साथियों, आप सबको मालूम है कि 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ने डेट्स भी दे दी हैं। अलग अलग राज्यों की तारीखें सामने आ गई हैं। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों में पोलिंग होगी। जो दक्षिण का हिस्सा है, जिसमें बस्तर, कांकेर,
ये सब आता है, वो पहले चरण में 7 तारीख को, 7 नवंबर को वहाँ पर मतदान होगा और उसके बाद 17 तारीख को बाकी के हिस्से में जो मोटे तौर पर बीच का और उत्तर का हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर मतदान होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, बल्कि अगर ये कहूँ कि पिछले 5 साल से हम तैयार हैं तो ये गलत नहीं होगा। आज हम लोगों के बीच में जा रहे हैं अपना नारा लेकर, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमने कहा, राहुल गांधी जी ने जो छत्तीसगढ़ के लोगों को वायदा किया, वो हमारी सरकार ने पूरा किया। चाहे किसानों के लिए हो, चाहे हमारे आदिवासी क्षेत्र के लिए हो, चाहे हमारे जो भूमिहीन मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके लिए न्याय की बात हो, हर तरह से हमने जो कहा वो करके दिखाया। ये एक फर्क भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठ की राजनीति नहीं की। राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो हमारी पार्टी करती। माननीय प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं देते हैं। आप याद कर लीजिए 15 लाख की बात। और आज के दिन भी छत्तीसगढ़ में जब माननीय प्रधानमंत्री जी गए, बस्तर इलाके में गए, नगर नार की बात आई तो उनसे पूछा गया, वहां के लोगों ने उनसे वायदा मांगा कि आप बताइए कि स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई वायदा नहीं किया। असलियत सामने है। कहना कुछ होता है, चुनाव के समय बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन बाद में सब चीजों को, सब बातों को भूल जाते हैं। साथियों, हम अपने काम के दम पर ये कहते हैं कि फिर से ना केवल हमारी सरकार बनेगी, बल्कि प्रचंड बहुमत से बनेगी। पिछली बार हमारे 68 विधायक जीते, उसके बाद उपचुनावों में 3 और हमारे विधायक बने। आने वाले समय में इस चुनाव में हम 75 का आंकड़ा पार करेंगे। कोई भी वर्ग हो, चाहे हमारा किसान है, मजदूर है, गरीब है, शहरी है, ग्रामीण क्षेत्र है, हर एक नागरिक को हमने अपने विकास का हिस्सा बनाया है। हर एक को लगा है कि राज्य सरकार ने उसके लिए कुछ ना कुछ करके दिया है, करके दिखाया है। साथियों, चाहे धान की खरीद की बात करें, 1 नवंबर से जो धान की खरीद होगी वो पहले से ज्यादा 15 क्विंटल से ज्यादा 20 क्विंटल प्रति एकड़ सरकार करेगी। ये वो बात है जो हमने करके दिखाई है। हमारे आंगनवाड़ी बहनों का भत्ता बढ़ाकर 10,000 किया गया है। कर्मचारियों के लिए काम हुआ है। हमारे आदिवासी क्षेत्र में वन उपज के लिए
67 वन उपज हम MSP पर खरीद रहे हैं और देश का सबसे बड़ा हिस्सा 65% वन उपज का छत्तीसगढ़ से किया जा रहा है। किसी वर्ग को छोड़ा नहीं। आवास की बात करें, 2011 के बाद इस सरकार ने कोई आंकड़े नहीं दिए हैं और आप ये समझ सकते हैं कि 2011 से अब 2023 हो गया है, पिछली जनगणना हुई नहीं। जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें अपने अधिकार से वंचित रखा गया है, या सरकार को जो उनकी सहायता करनी थी वो आंकड़े सामने ना लाकर न जाने कितने अनगिनत लोग हैं जिनको सरकारी स्कीमों से फायदा नहीं हो पा रहा। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सभी सहयोगियों ने सबने मिलकर फैसले लिए और हमने 10 लाख लोगों को आवास देने का प्रबंध किया है। तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की हमारी कांग्रेस सरकार लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। काम करके हमने दिखाया है। नीति आयोग की रिपोर्ट खुद इस बात की गवाह है कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, जबकि पूरे देश में विपरीत ट्रेंड हुआ है भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान बनिस्पत यूपीए सरकार। आरक्षण की हम बात करें, क्यों भारतीय जनता पार्टी सरकार आरक्षण के पिछड़े वर्ग के लुभावने नारे देती है, बातें करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक, लेकिन जब कुछ देने की बात हो, कुछ करने की बात हो तो आप पीछे हट जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया जिसमें 76% आरक्षण हमने विभिन्न वर्गों को दिया और ये सर्वसम्मति से हुआ, जिसमें भाजपा की भी हिस्सेदारी थी उसको पारित करने में। और खुद माननीय राज्यपाल महोदया ने कहा था कि आप पारित करिए और उसको हम कानून बनाने में देर नहीं लगाएंगे, हस्ताक्षर करने में मैं देर नहीं लगाऊंगा। और आपने देखा क्या हुआ, उनका हस्ताक्षर करना तो दूर, माननीय राज्यपाल को ही वहां से बदल दिया गया और आज भी वो लंबित है विधेयक जो सर्वसम्मति से पास हुआ, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के तो जनगणना के आधार पर आरक्षण मिल रहा था, लेकिन हमने ओबीसी का डेटा कलेक्ट किया आयोग के माध्यम से और उसके तहत 27% हम ओबीसी को आरक्षण दे रहे थे, 32% अनुसूचित जनजाति को, 13% अनुसूचित जाति को और 4% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, कमजोर वर्ग को। लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं होने दे रही। ये नहीं चाहते कि जिन लोगों को विकास में हिस्सा देना चाहिए उन्हें मिले। केवल बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, फायदा दिया जाता है तो अपने चंद साथियों को।
हमने 2.25 लाख करोड़ के करीब पैसा अपने इन वर्गों में बांटा है जो जरूरतमंद वर्ग है हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में। लेकिन केंद्र सरकार इसमें हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। धान की भी अगर हम बात करें तो जाकर वहां पर, अब आप मीडिया के लोग हैं, आप सब समझते हैं, जब शीर्ष नेतृत्व कुछ बात करता है तो उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उम्मीद करते हैं हम कि वो तो सच ही बोलेंगे। परंतु वहां जाकर खुद माननीय प्रधानमंत्री जी अगर ये कहें कि केंद्र सरकार कर रही है खरीद, तो एक ही सवाल है कि फिर इतने पैसे 2640 रुपया अगर आप खरीद के दे रहे हैं तो फिर गुजरात में क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, वहां पर क्यों 1100 रुपया? इस तरह से जब लोगों को बरगलाने की बात करते हैं तो लोगों का विश्वास उठता है, भरोसा उठता है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को हम पर भरोसा है और हमें छत्तीसगढ़ के लोगों पर भरोसा है। आने वाला समय बताएगा। शीघ्र ही हम अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। हमारी प्रक्रिया एक सिस्टम से, एक हिसाब से होती है। पीईसी की बैठक, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक, लगातार हमारी इन कमेटियों की बैठकें हो रही हैं। कल भी हुई और अब अगले 2-4 दिनों में हम अपनी लिस्ट निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जातीय जनगणना को लेकर प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में कहा था कि हम कराएंगे। राहुल गांधी भी ऐसा ही कह रहे हैं कि हम लोग सरकार में आएंगे तो कराएंगे अलग अलग राज्यों में। लेकिन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के वीडी शर्मा आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के डीएनए में कांग्रेस में डीएनए अंग्रेजों का है, वो फूट डालो राज करते हैं, फूट डालो और राज करो। इसी तरह से वहाँ के गृह मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी हिंदुओं को बांट रहे हैं। बात हिंदुओं की नहीं है। इस देश में हिंदू रहे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, तो उसमें तो कोई बात है नहीं बांटने की। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इन लोगों ने हमेशा हिंदुओं को ही नहीं, देश को बांटने की बात की है, समाज को बांटने की बात की है। हम ये कहते हैं कि जो समाज में वंचित वर्ग है, जिसको विकास का हिस्सा मिलना चाहिए, जो डिजर्विंग लोग हैं, उन तक फायदा पहुंचे। और फायदा तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं हो। ये बेसिक बात है। और ये चाहे प्लानिंग कमीशन है, चाहे कोई कोर्ट है, जहां भी हम जब जाते हैं वो कहते हैं पहले आंकड़े लेकर आइए। और ये सरकार आंकड़े लाना नहीं चाहती। हमने जनगणना की 2011 में, इनको वो पब्लिश करनी चाहिए थी, आज तक वो निकाली नहीं है इन्होंने। अगली जनगणना की नहीं। आगे की बात कब क्या होगी, क्या इन पर आप भरोसा कर सकते हैं? आंकड़ों को छिपाना ही इनका काम है। हर तरह से इन्होंने आंकड़े छिपाए हैं। चाहे कोरोना का समय था तब आंकड़े छिपाए। अब इनकी कोशिश है कि इनका एजेंडा बिखर जाएगा अगर असलियत सामने आ जाएगी। तो हम ये चाहते हैं, हमारी 2 बातें हैं कि एक तो असली आंकड़े आने चाहिए। इसके लिए हमारी वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन भी आपने देखा, कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया है। और हमने छत्तीसगढ़ में भी कहा है कि जनगणना होगी और हम वो आंकड़े सामने लाएंगे ताकि लोगों को असलियत पता तो चले। आज के दिन आप ढक रहे हैं, कभी हिंदू की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, लेकिन आप उन वर्गों की बात नहीं करते जिन वर्गों को आज के दिन ज़रूरत है, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, या किसी भी प्रकार से
डेटा सामने आना चाहिए। वोट तो ज़रूर जाकर मांगते हैं कि मैं फलाने वर्ग का हूँ तो इसलिए मेरे साथ ये किया जा रहा है, मैं फलाने वर्ग का हूँ तो ये होना चाहिए। उस समय तो आपको ये नहीं लगता कि आप बांट रहे हैं समाज को, तब क्यों अपने वर्ग की बात करते हैं आप? तब विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। और जो असली हैं, जिन्हें वंचित रखा गया है या सिस्टम जिस तरह से बना है, उनके जब आंकड़े सामने आएंगे तो बल्कि इसकी तो सपोर्ट करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने कि हम पहले करें। कांग्रेस पार्टी को क्यों कहना पड़ा जब असलियत सामने आई? और पिछले 9 सालों में आपने देखा कि इन्होंने जो आंकड़े आने चाहिए थी उनको दबाए रखा। तो ये असली नागरिक को, जिसको जरूरत है, उसको वंचित रखना चाहते हैं और धर्म के नाम पर या दूसरी बातों पर राजनीति करना चाहते हैं। नमस्कार। और देश को बांटना चाहते हैं। बिल्कुल। आप कैसे, एक मिनट, आप कैसे कह रहे हैं हमने नहीं मानी जब हमने करवाई है? उस आधार पर हमने करवाई है। हमारी नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि हमने नहीं कराई? हमने कराई है भाई साहब। हमने नहीं की क्या? हमने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था और उसको, जैसा आप जानते हैं और जो इतिहास बताता है, उसको कंपाइल करने में, इकट्ठा करने में, निकालने में समय लगता है। और 2014 में उसकी तैयारी थी। जब सरकार बदली, नई सरकार पे इट वाज इनकम्बेंट ऑन द न्यू गवर्नमेंट कि वो सारा डेटा, वो सेंसस वो पब्लिश करें, लेकिन उस समय इन्होंने नहीं किया। आगे के टाइम में जब करना चाहिए था, तब जो भी बात रही हो, लेकिन इन्हें एक बहाना मिला, तब जनगणना नहीं की। और अब उसका नतीजा आप देख लीजिए, महिलाओं के आरक्षण का जो फिर एक जुमला छोड़ा है कानून पास करके, और कहते हैं आगे जनगणना होगी तब हम करेंगे। तो ये देश को बरगलाने का एक और जुमला देख लीजिए। 15 लाख से शुरू हुआ, महिलाओं के आरक्षण तक ले आए। हर तरह से लोगों के आंखों पर पर्दा डालने का प्रयास रहता है भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार मैम। एक लास्ट मैम, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अब चुनाव अब आने वाले हैं, कुछ समय ही रह गया है, वहाँ पे जिस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप प्रचार प्रसार भी वहाँ पर हो रहे हैं, तो काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने फेस होते होंगे। मिडिल क्लास फैमिली जो, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उसको आप किस तरीके से फेस? किसकी प्रॉब्लम? मिडिल क्लास फैमिली जो, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स जो हैं, तो उनको आप किस तरीके से फेस कर रहे हैं? वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने आती होंगी कि जो उनका फुलफिल नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से आपने आंकड़े बताए, वो गेहूं के जो आंकड़े जो आपने बताए, तो उसको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे वहाँ पे? देखिए, आने वाले समय में, जैसे हमने कहा, हम वहाँ पर अपनी गिनती करवाते हैं, डेटा निकालते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि केंद्र सरकार भी इस बात को माने और इस मूल मंत्र को माने कि ये देश आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक असली आंकड़े सामने नहीं आएंगे। असली आंकड़े सामने तभी आएंगे जब ये सेंसस कराएं, और सेंसस कराने का इनका इरादा नहीं, तो उस ऐसे समय में राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से कर रही हैं और हम हर एक वर्ग के इश्यूज को एड्रेस